आप किसी की सांस की जांच करते हैं तो उन्हें मृत घोषित कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी संवेदनाएं महसूस कर सकते हैं। चीन में उड़ान की एक पूरी पद्धति है। आपने उन फिल्मों को देखा होगा जहां उन्हें उड़ान में महारत हासिल है और वे थोड़ा बहुत यहाँ वहां उड़ सकते हैं। इसे सक्रिय बनाने के लिए योगाभ्यास है। अगर व्यान घटने लगता है तो आपके जीवित होने के बावजूद शरीर सड़ने लगेगा। कुछ प्रकार के सांप के जहर हैं जो ऐसा कर सकते हैं। यही कारण है कि इस संस्कृति में 14 दिनों तक चलने वाली रस्में हैं। सद्गुरु, आपने जीवन के बारे में बताया और इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो डॉक्टर्स जीवन के बारे में रखते हैं। अब वे कहते हैं कि हमारे शरीर में 1 खरब कोशिकाएं हैं और इनमें से प्रत्येक कोशिका अपने आप में जीवित है। और जब आप कहते हैं कि रोगी जीवित नहीं है, या सिर्फ इतना है कि मस्तिष्क 2 या 3 मिनट के बाद मर जाता है, लेकिन शरीर का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जीवित है। वो अब बदल गया है। डॉक्टर कह रहे हैं कि मस्तिष्क 10 घंटे तक जीवित रहता है। आज ये नया है। तो वह मर चुका है लेकिन मस्तिष्क जीवित है। उसकी त्वचा, उसकी मांसपेशियां, उसकी हड्डियां कई घंटों तक जीवित रहती हैं। तो जब हम कहते हैं कि वह मर चुका है लेकिन उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा अभी भी जीवित होता है, और ये कोशिकाएं मरीज के मर चुकने के बाद भी, अगर आप कोशिकाओं को लेते हैं और उन्हें एक कल्चर। आप में से जो हर दिन शेव कर रहे हैं, आपके मरने के बाद भी हमें फिर भी आपको शेव करना पड़ेगा। आपको ये पता है? बाल उगाते हैं। इसीलिए मैं तैयार हूं। अभी आपने पूछा कि जब कोई मर चुका है तब भी कुछ कोशिकाएं सक्रिय क्यों रहती हैं। ये दर्ज किया गया है कि 10 घंटे तक बहुत सारी गतिविधियां होती हैं और असल में मस्तिष्क एक खास तरह की गतिविधि में चला जाता है और आखिर के कुछ बहुत ही चौंकाने वाले तत्वों को पैदा करता है किसी के मेडिकल रूप से मृत होने के 10 घंटों के अंदर। जैसा कि मैंने कहा, मृत शरीर की 10-11 दिनों तक शेव की जाती है। ऐसा इसलिए है। What we are calling as life physically is a mechanism on many different levels. There is hardware and there is software. जिसे हम शारीरिक स्तर पर जीवन कह रहे हैं, वो कई अलग स्तरों पर एक प्रणाली है। इसमें हार्डवेयर है और इसमें सॉफ्टवेयर है। आप तो हार्डवेयर के केंद्र में, हड्डियों के। सॉफ्टवेयर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, वरना एक कोशिका को कैसे पता चलेगा कि ये एक मानव कोशिका है, कि ये एक सूअर की कोशिका या पेड़ की कोशिका या कुछ और नहीं है। इसे कैसे पता चलता है? क्योंकि ये एक पूरा सॉफ्टवेयर मौजूद है। याददाश्त है, विकास मूलक याददाश्त, अनुवांशिक याददाश्त, कार्मिक याददाश्त। सिस्टम में हर कोशिका में विभिन्न प्रकार की याददाश्त भरी गई हैं ताकि ये कभी भ्रमित ना हो। अगर आप 3 दिनों तक कुत्ते का भोजन खाते हैं तो आप कुत्ता नहीं बनेंगे, है ना? क्योंकि इसमें स्मृति बनी हुई है। तो एक पूरा सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर पैकेज असल में हार्डवेयर से बड़ा है, बहुत बड़ा, और ये उस ऊर्जा से संचालित है जिसे हम जीवन शक्ति के रूप में मान रहे हैं। योग में हम इसे प्राण कहते हैं। ये 5 बुनियादी आयामों में खुद को अभिव्यक्त करता है। इसके दूसरे रूप भी हैं जो बहुत जटिल हैं। मैं 5 मूल रूप। These are called pranavayu, samanavayu, apanavayu, udanavayu and vyana. इनके अलग अलग कार्य हैं। प्राण का संबंध सांस, श्वसन क्रिया और विचार प्रक्रिया से है। अगर प्राणवायु क्षीण हो जाती है तो आपकी श्वसन क्रिया चली जाएगी। तो तुरंत डॉक्टर जांच करते हैं और कहते हैं ये मर चुका है। वे उनकी छाती को पंप करने की कोशिश करेंगे। अगर सांस वापस नहीं आई तो वो मर चुका है। श्वसन प्रक्रिया और आपके फेफड़ों का काम सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। एक बार श्वसन बंद हो जाता है तो वो प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगी। तो प्राणवायु जा चुकी है। ऐसा नहीं है कि ये एक के बाद एक जाएंगी, वो एक ही समय में जाएंगी, लेकिन एक के जाने का मतलब है कि ये चला गया है। अगर समान वायु चली जाती है, ये सिस्टम में गर्मी पैदा करने का कार्य करती है। तो एक बार जब समान वायु हल्की पड़ने लगती है तो शरीर ठंडा होने लगता है और ये अकड़ने भी लगता है। एक बार जब अपान वायु एक बड़े स्तर पर घटने लगती है तो इसका संवेदी पहलू हमें ये समझना चाहिए। आप किसी की सांस की जांच करके उन्हें मृत घोषित कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां लोग घबरा गए हैं
क्योंकि एक मृत शरीर में थोड़ी हरकत हुई थी। ऐसा बार बार कई बार हुआ है कि जब किसी को मेडिकल दृष्टि से मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन शरीर में फड़कन हुई, जो बहुत हल्के तरीके से होती है क्योंकि संवेदन गतिविधि अभी भी जारी है। जीवन को अभी भी पूरा यकीन नहीं है कि यह खत्म हो गया है, यह अभी भी अपनी ओर से एक कोशिश कर रहा है। जब उदान वायु चली जाती है तब शरीर का हल्कापन भी चला जाता है। जब मैं हल्कापन कहता हूं, देखिए, आप वजन में 70 या 80 या जो भी संख्या में हो, मुझे क्षमा करें, हो सकता है कि आपका वजन 50 या 55 किलोग्राम हो, जो भी आपका वजन है। मान लीजिए आप अभी बहुत खुश और जीवंत हैं, आपको खुद पर 50 किलोग्राम का वजन महसूस नहीं होता है ना? Hello? लेकिन वजन मौजूद है। अगर आप वजन की मशीन पर खड़े हैं तो ये दिखाएगी, लेकिन जब आप चलते हैं तो ये महसूस नहीं होता, क्योंकि ये उदान एक उछाल पैदा करता है। इससे आपको गुरुत्वाकर्षण का बल कम महसूस होता है। इसे सक्रिय करने के लिए योगाभ्यास हैं। चीन में उदान की एक पूरी पद्धति है। आपने उन फिल्मों को देखा होगा, हॉलीवुड फिल्में, वो कौन सी हैं? क्राउचिंग टाइगर या ऐसा ही कुछ, क्या? हाँ, तो ये उदान की संस्थाएं हैं जहां उन्होंने उदान में महारत हासिल की है, जहां वे हवा में थोड़ा बहुत यहां वहां तैर सकते हैं। खैर, फिल्मों में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर होता है, लेकिन शरीर ज्यादा हल्का, ज्यादा उछाल वाला बन जाता है। एक मार्शल आर्ट फाइटर के लिए उछाल का होना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां कुछ बैले डांसर और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स ने वो कर दिखाया है जो शारीरिक रूप से संभव नहीं लगता था। वे उतनी ऊंचाई तक उछले जिसे सभी भौतिक वैज्ञानिकों ने बिल्कुल असंभव माना, लेकिन सिर्फ ज्यादा उछाल पैदा करके वो उस स्तर से आगे निकल गए। तो उदान उछाल को तय करता है। एक बार जब उदान कम होना शुरू होता है, अचानक शरीर भारी हो जाता है। वजन हमेशा वही रहता है, वजन नहीं बढ़ता, लेकिन अब आप ज्यादा वजन महसूस करते हैं क्योंकि उदान चला गया है। डॉक्टरों को ये पता हो सकता है, शायद डॉक्टर ये काम नहीं करते। जो लोग अस्पताल में काम करते हैं वो जानते होंगे, एक जीवित व्यक्ति को और एक मृत व्यक्ति को उठाकर ले जाना, इसमें एक बड़ा अंतर होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उदान चला गया है, अब कोई उछाल नहीं। चौथे आयाम को व्यान कहते हैं। इसकी प्रकृति संरक्षण की है। अगर व्यान घटने लगता है तो आपके जीवित होने के बावजूद शरीर सड़ना शुरू हो जाएगा। कुछ खास तरह के सांप के जहर हैं जो ऐसा कर सकते हैं। अगर वो आपको काटते हैं तो आप मरेंगे नहीं, लेकिन शरीर के अंग वास्तव में अलग होकर गिरने लगेंगे क्योंकि व्यान घट रहा है और अंग अलग होने लगेंगे। तो जैसे ही व्यान कम होता है, सड़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। योग में ऐसी पद्धतियां हैं जहां हम चाहते हैं कि सभी सातों लगभग एक साथ ही निकलें। हम चाहते हैं कि ये सभी 1-1.5 घंटे के भीतर ही चले जाएं। सामान्य मृत्यु की स्थिति में यह उस व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करता है कि कोई खास शरीर कितना जीवंत है। उस आधार पर इसमें लंबा समय लग सकता है। जब मैं लंबा समय कहता हूं तो इसमें 14 घंटे तक लग सकते हैं। व्यान को शरीर छोड़ने में 14 दिन तक लग सकते हैं। यही कारण है कि इस संस्कृति में आपके पास 14 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठान हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि व्यान अभी भी मौजूद हो सकता है। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को दफनाते हैं तो व्यान अभी भी वहां मंडरा सकता है। तो 14 दिन तक। यही कारण है कि 1-1.5 घंटे के भीतर इस संस्कृति में ऐसा नियम था। अगर कोई मर जाता है तो 1-1.5 घंटे के भीतर ही आपको उनका दाह संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन फिर गलतियां हुई। जब वे अभी भी जीवित थे, किसी ने उन्हें अंतिम संस्कार की चिता पर डाल दिया तो उन्होंने इसे 4 घंटे तक बढ़ा दिया। 4 घंटे के भीतर आपको दाह संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन आजकल कुछ और मुद्दे हैं, इसके बारे में हर तरह के मुद्दे हैं। तो लोग 1 दिन 2 दिन इंतजार करते हैं। बेटी अमेरिका में है, उसे आना है, वो 3 दिन बाद आएगी और वे इंतजार करेंगे। लेकिन ये सोच उसके लिए है जो मर चुका है। हमें ये समझना चाहिए, आप लोगों को मरा हुआ डायग्नोज नहीं करते, आप उन्हें मरा हुआ घोषित करते हैं। ठीक, इसमें अंतर है। तो जब आप उन्हें मृत घोषित करते हैं तो आपके लिए वो मर चुके होते हैं। जहां तक उस व्यक्ति का सवाल है, एक तरह से उसके साथ जो हुआ है वो ये है कि वो शरीर से निकल गया है। उसने अपना शरीर खो दिया है। जीवन भर वो यही सोचता रहा कि वो एक शरीर है। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि हम जो भौतिक पदार्थ ढोते हैं वो इस धरती से इकट्ठा किया हुआ है। उसने कभी इसका एहसास नहीं किया। जब वो अचानक शरीर से बाहर खिसक जाता है तो वो शरीर के आसपास मंडराता है, क्योंकि उसने अपनी
भेदकारी बुद्धिमत्ता खो दी है। एक बार जब आप शरीर छोड़ देते हैं तो भेदकारी बुद्धि मौजूद नहीं होती, तो वो उस शरीर के आसपास मंडराता है। तो इस संस्कृति में हमने कहा कि जिस क्षण हम निश्चित हैं कि कोई व्यक्ति पक्के तौर पर मर चुका है तो आपको तुरंत उसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए, क्योंकि ये उस मृत व्यक्ति के लिए अच्छा है, ताकि उसे पता चल जाए कि खेल खत्म हो गया है। और ये जीवित लोगों के लिए भी अच्छा है। आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति जो आपको बहुत प्रिय है मर जाता है और उसका शरीर यहाँ पड़ा है तो आपको मतिभ्रम होता रहता है। हो सकता है कि वो बस सो रहे हों, हो सकता है कि वो उठ बैठें, और हो सकता है कि कोई चमत्कार हो जाए, शायद कुछ और हो जाए। ये अनावश्यक रूप से चलता रहेगा। आप देखेंगे कि लोग रो रहे हैं और बड़ा भावनात्मक नाटक हो रहा है, लेकिन जिस पल आप उनका अंतिम संस्कार करते हैं तो आप देखेंगे कि हर कोई शांत हो जाएगा। क्या आपने इस पर गौर किया है? हमेशा, क्योंकि अब हर कोई जानता है कि खेल खत्म हो चुका है। तो ये जीवित के लिए है और ये मृतक के लिए है। तो जीवन के द्वारा इस सिस्टम को छोड़ने के संबंध में ये बहुत उलझा हुआ है। ये कोई बुलबुला नहीं है जो फूटकर ऐसे चला जाएगा। ये चरणबद्ध तरीके से निकलता है, क्योंकि ये चरणबद्ध तरीके से अंदर आया है और ये चरणबद्ध तरीके से ही जाएगा।